जय हिंद दोस्तों। कंपटीशन वॉर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है संदीप, उपस्थित हूं आपके लिए लेकर एक नई वीडियो। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे G20 के 19वें शिखर सम्मेलन के बारे में, जिसका आयोजन ब्राजील के रियो डी जेनेरियो के अंदर 18 से 19 नवंबर 2024 के बीच आयोजित किया गया। इस वीडियो के अंदर हम आपसे G20 के बारे में समग्रता से बात करेंगे। G20 क्या है, G20 का उद्देश्य क्या है, G20 की स्थापना क्यों हुई, कब हुई, इन सभी चीजों के बारे में विस्तार पूर्वक इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही वीडियो के अंदर भारत से रिलेटेड बात करेंगे कि भारत के लिए G20 का क्या महत्व है और भारतीय प्रधानमंत्री की ब्राजील यात्रा को केंद्र में रखते हुए हम सभी कुछ डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हो और इसी तरह के वीडियो लगातार देखना चाहते हो तो आप हमें मोटिवेट करने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और लाइक जरूर कर दें। वीडियो अच्छा लगे तो ही लाइक करें, वीडियो अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, जिससे हमें आप लोगों का फीडबैक प्राप्त होता रहेगा। तो दोस्तों आइए विस्तार पूर्वक बात करते हैं ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुए 19वें G20 शिखर सम्मेलन के बारे में। दोस्तों हम भारत के रहने वाले हैं, तो भारत के दृष्टिकोण से G20 क्या है उसको देखने का प्रयास करेंगे यहाँ एक न्यूज़पेपर की कटिंग के माध्यम से, जिसमें भारतीय प्रधानमंत्री जी ने G20 शिखर सम्मेलन के दौरान क्या कहा उसको कोट करते हुए एक न्यूज़पेपर की कटिंग यहाँ दर्शाई गई है। जैसे देखिए यहाँ एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य की थीम पर इस वर्ष भी जो है ये थीम प्रासंगिक रही। G20 सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक संघर्षों से ग्लोबल साउथ सबसे ज्यादा प्रभावित है। चर्चा तभी सफल होगी जब इस क्षेत्र की चुनौतियों और प्राथमिकताओं को ध्यान में रखा जाएगा। दोस्तों लगातार एक चीज आप देख रहे होंगे कि भारत ग्लोबल साउथ की बातें कर रहा है और ग्लोबल साउथ का लीडर बनने का जो क्षमताएं हैं वो भारत के अंदर मौजूद हैं। इसलिए भारत हर एक मंच से ग्लोबल साउथ की पैरवी करता हुआ नजर आता है। तो इस वीडियो की जो न्यूज़पेपर की कटिंग है उसके अंदर कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं प्रधानमंत्री के भाषण की, वो देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर प्रधानमंत्री जी ने सोमवार को कहा कि वैश्विक संघर्षों की वजह से पैदा हुए खाद्य ईंधन और उर्वरक संकट से सबसे ज्यादा ग्लोबल साउथ के देश प्रभावित हुए हैं। तो वैश्विक संकट क्या है? एक तरफ आप देख रहे हैं लगभग 3 वर्षों से रूस यूक्रेन के बीच जंग छिड़ी हुई है, ठीक है, रूस और यूक्रेन लड़ रहे हैं। उसके बाद 4 से 5 महीने पहले से आप देख रहे हैं कि मिडिल ईस्ट के अंदर इजराइल है आपका, वो कभी ईरान से, कभी हूतियों से, कभी हिजबुल्लाह के लेबनान के हिजबुल्लाह से, कभी हमास से संघर्ष उसका चल रहा है। तो कुल मिलाकर के ये दुनिया के कुछ बड़े भीषण वैश्विक संकट का रूप धारण कर चुके हैं। उसी को जो है कोट करते हुए प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो वैश्विक संघर्ष है उनकी वजह से दुनिया के अंदर खाद्य ईंधन व उर्वरक का संकट जो है पैदा हो गया है, जिससे ग्लोबल साउथ जो है वो सबसे अधिक प्रभावित हो गया है। ठीक है दोस्तों, ग्लोबल साउथ एक भू राजनीतिक टर्म है, यानी कि जियोपॉलिटिकल एक टर्म है, जिसके अंदर ग्लोबल साउथ में ऐसे देशों को दर्शाया जाता है जो विकसित नहीं है, विकासशील की श्रेणी में आते हैं और उनके अंदर अभी आधारभूत सुविधाओं का ही अभाव है। दोस्तों आगे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि G20 को इस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत की एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य की थीम वर्तमान सम्मेलन में भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी पिछले वर्ष थी। आपको मैं बता दूं कि G20 का ये 19वां शिखर सम्मेलन है जो ब्राजील के अंदर हो रहा है, लेकिन अगर 18वें शिखर सम्मेलन की बात करेंगे तो भारत के नई दिल्ली के अंदर G20 का 18वां शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था, जिसमें भारत ने 18वें शिखर सम्मेलन की जो थीम रखी थी वो एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य थी, और उसी थीम को इन्होंने दोबारा दोहराया है। और प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि इस सम्मेलन के अंदर भी ये एक परिवार एक भविष्य एक पृथ्वी की थीम आज भी प्रासंगिक है, क्योंकि दुनिया भर के जो बुनियादी मुद्दे हैं एक जैसे ही हैं। आधारभूत मुद्दे, रोटी, गरीबी, रोजगार, ये सब एक ही है। पूरी दुनिया में शांति व्यवस्था जब स्थापित होगी तभी दुनिया सुचारू रूप से चल पाएगी, ये भारतीय प्रधानमंत्री जी का कहना है। आगे दोस्तों, ब्राजील की अध्यक्षता में हो रहे हैं G20 सम्मेलन में सामाजिक समावेशन
और और भूख व गरीबी के विरुद्ध लड़ाई, ये विषय है। ध्यान रखिएगा, G20 शिखर सम्मेलन जो 19वां है ब्राजील के अंदर, उसका जो थीम है वो है सामाजिक समावेशन और भूख व गरीबी के विरुद्ध लड़ाई। ठीक है। प्रधानमंत्री जी ने आगे कहा कि सम्मेलन की चर्चा तभी सफल होगी जब हम ग्लोबल साउथ की चुनौतियों और प्राथमिकताओं को ध्यान में रखेंगे। उन्होंने वैश्विक शासन के संस्थानों में सुधार का भी आह्वान किया, जैसे यूनाइटेड नेशन जैसे संस्था के अंदर सुधार की लगातार बात जो है भारत कर रहा है। दोस्तों, आगे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जिस प्रकार हमने नई दिल्ली शिखर सम्मेलन के दौरान अफ्रीकी संघ को G20 का अस्थायी सदस्यता प्रदान करके ग्लोबल साउथ की आवाज को बुलंद किया था, उसी प्रकार हम वैश्विक शासन संस्थाओं में सुधार करेंगे। आपको यहाँ एक चीज और अपडेट देता चलूं, जो 18वां शिखर सम्मेलन भारत के अंदर 2023 में आयोजित हुआ था, उसमें जो है अफ्रीकी यूनियन, जिसमें कुल मिलाकर के 54 देश हैं पूरा अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर, उसके 54 देशों को अफ्रीकन यूनियन के नाम से जाना जाता है, जिसको भारत के जो 18वां शिखर सम्मेलन था नई दिल्ली के अंदर, उस दौरान जो है G20 की पूर्ण सदस्यता प्रदान कर दी गई थी। ठीक है। और इस सम्मेलन जो 19वां ब्राजील के अंदर हुआ, उसमें पूर्ण सदस्य के तौर पर अफ्रीकन यूनियन हिस्सा ले चुका है पहली बार। ठीक है। आगे देखिए, प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में कहा कि भारत भूख एवं गरीबी के विरुद्ध वैश्विक गठबंधन के लिए ब्राजील की पहल का समर्थन करता है। तो देखिए, ब्राजील ने एक पहल की भूख और गरीबी के लिए वैश्विक गठबंधन बनाने के लिए। ठीक है। तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भारत इस पहल का स्वागत करता है। नई दिल्ली में हुए G20 सम्मेलन में दिए गए जन केंद्रित निर्णयों को ब्राजील की अध्यक्षता में आगे बढ़ाया गया है। यह बेहद संतुष्टि का विषय है कि हमने सतत विकास लक्ष्यों को प्राथमिकता दी है। ठीक है। हमने समावेशी विकास, महिलाओं के नेतृत्व में विकास और युवा शक्ति पर ध्यान केंद्रित किया है और ग्लोबल साउथ की उम्मीदों और आकांक्षाओं को पंख दिए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत न केवल खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित कर रहा है, बल्कि पोषण पर भी ध्यान दे रहा है। नई दिल्ली विभिन्न देशों को खाद्य सामग्री भेजकर वैश्विक खाद्य सुरक्षा में भी योगदान दे रही है। नई दिल्ली यानी कि भारत, देखिए किसी भी देश की शासन का जो मुख्यालय होता है वो राजधानी होती है, इसलिए कभी किसी देश को डिनोट करना होता है तो राजधानी पहले बताया जाता है। बीच में फोन आने की वजह से थोड़ा व्यवधान हो गया था, इसके लिए मैं माफी चाहूंगा। चलिए वीडियो को फिर से कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर प्रधानमंत्री जी का भाषण चल रहा है, जिसमें हम देखेंगे भारत की सफलता का मुख्य कारण सरकार की मूलभूत बातों की ओर लौटना और भविष्य की ओर बढ़ना। हमने न केवल प्राकृतिक खेती और जैविक खेती पर, बल्कि नई प्रौद्योगिकियों पर भी ध्यान केंद्रित किया है। प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में इतनी बातें कही और इन बातों का अपना एक विशेष महत्व है। इसलिए मैं चाहूंगा कि जो भारत से केंद्रित लोग हैं, भारत से संबंधित लोग हैं, वो इस पूरी कटिंग को अच्छे से समझेंगे, जो मैंने अभी तक समझाने का प्रयास किया। बीच बीच में मैंने कई चीजों को आपस में कनेक्ट भी किया। ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि ये चीज आपको पसंद आई होगी। देखिए यहाँ पर बाइडेन से संक्षिप्त वार्ता हुई। देखिए अब तो अमेरिका के प्रेसिडेंट नए बन गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो पहले हुआ करते थे, एक टर्म के लिए डोनाल्ड ट्रंप बीच में हुए थे, उसके बाद जो है जो बाइडेन आ गए थे। तो अब इसके बाद फिर से 2025 के जनवरी में जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो अमेरिका के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे, लेकिन फिलहाल जो है जो बाइडेन ही अमेरिका के अभी राष्ट्रपति बने रहेंगे जनवरी तक। तो जनवरी में एज अ अमेरिकन प्रेसिडेंट G20 शिखर सम्मेलन के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी से उनकी मुलाकात हुई और फोटो सेशन वगैरह हुआ और काफी हेल्दी बातचीत हुई एक दूसरे के बीच। और दोस्तों G20 मीटिंग के दौरान होता क्या है कि दुनिया के बाकी देश जो आते हैं, 19 देश और एक यूरोपियन यूनियन, अब तो एक अफ्रीकन यूनियन भी हो गया, तो जितने भी देश हैं वो आपस में भी एक दूसरे के साथ जो द्विपक्षीय वार्ता है वो उस पर बात करते हैं। जैसे भारत और चीन ने भी अपने जो है बाउंड्री के ऊपर और एविएशन के क्षेत्र में, जैसे अब नई दिल्ली से चीन तक के लिए जो उड़ानें होती थी, जो घरेलू उड़ान हुई, यात्री विमान होते थे, उस पर थोड़ा सा जो है पॉजिटिव बातचीत एक दूसरे के बीच हुई है। जो चाइना के विदेश मंत्री हैं वांग ई और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के बीच जो है G20 के मीटिंग के दौरान ही काफी जो है हेल्दी बातचीत हुई। तो अब दोस्तों यहाँ पर जो है ये न्यूज़पेपर की कटिंग के अंदर इतना पर्याप्त है। प्रधानमंत्री जी का स्वागत ब्राजील के अंदर कैसे हुआ वो मैं आपको जो है इमेज के माध्यम से दिखाना चाहूंगा। दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री जी के स्वागत की तरफ बढ़े इससे पहले हम जान लेते हैं कि ब्राजील
जो है दुनिया के नक्शे में कहाँ जो है पड़ता है, और ब्राजील की जो रियो डी जेनेरिया है जिसके अंदर आयोजित हुआ ये G20 शिखर सम्मेलन, वो कहाँ है। देखिए आप अटलांटिक ओशियन देख पा रहे हैं नॉर्थ में, और साउथ में भी अटलांटिक ओशियन ही होगा, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप के अंदर जो है ब्राजील नाम का एक सबसे बड़ा देश पड़ता है दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप का, और ब्राजील की एक जो है बड़ी ही जबरदस्त सिटी है रियो डी जेनेरिया, जो कि एक पोर्ट सिटी है, और उसी के अंदर G20 का 19वां जो है शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ, ठीक है। तो ये है रियो डी जेनेरिया, ठीक है। और ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। और रियो डी जेनेरिया को अगर आपको पहचानना हो तो देखिए प्रत्येक देश का अपना एक लैंडमार्क होता है, तो रियो डी जेनेरिया का इस तरह की एक जो स्टैच्यू है वो लैंडमार्क है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। और ये देखिए G20 समिट के दौरान दुनिया के सभी लीडर्स बैठे हुए हैं, और भारत के प्रधानमंत्री जी की यहाँ जो है तस्वीर वो यहाँ बैठे हुए दिख रहे हैं, और इनको जो है बड़े ही प्रमुख तौर पे जर्मनी और अमेरिका के राष्ट्राध्यक्षों के बीच में बैठाया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जब इस तरह से प्रधानमंत्री किसी व्यक्ति विशेष और दुनिया के ताकतवर राजनेताओं के बगल बैठते हैं, तो निश्चित तौर पर भारत की जो वजन है वो यहाँ पर समझ में आता है। देखिए यहाँ पर एक टर्म आपको समझाता चलूं। देखिए 19वां शिखर सम्मेलन जो G20 का हुआ वो ब्राजील के अंदर हुआ, रियो डी जेनेरिया में, आपने समझ लिया, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं ब्राजील में हुआ 19वां शिखर सम्मेलन। अब आप ये भी याद रखें कि 20वां जो शिखर सम्मेलन है वो कहां होगा, तो ये होगा दोस्तों दक्षिण अफ्रीका के अंदर। याद रखिएगा दक्षिण अफ्रीका के अंदर जो है जोहान्सनबर्ग नाम का, दक्षिण अफ्रीका में जोहान्सनबर्ग नाम की एक सिटी है, उसके अंदर आयोजित होगा। और 18वां शिखर सम्मेलन आपको मैं बार बार बता चुका हूं भारत के अंदर आयोजित हुआ था। अब मैं आपको क्यों बता रहा हूं ये तीनों शिखर सम्मेलन, तो इन तीनों शिखर सम्मेलन को मिलाकर एक टर्म बनती है जिसको हम कहते हैं ट्रोइका। क्या कहते हैं? ट्रोइका। यानी कि पिछला जो है पिछला सम्मेलन, वर्तमान सम्मेलन और अगला सम्मेलन, इन तीनों को मिला करके ट्रोइका नाम का एक टर्म बनता है तो G20 के अंदर, और काफी महत्वपूर्ण टर्म होता है, तो इसलिए इसको आप लोगों को याद रखना है। तो आई होप आपको ब्राजील मैप के अंदर समझ में आया होगा, और मैं चाहूंगा कि आप ब्राजील के मैप में ब्राजील की बाउंड्री क्लियर कर लें तो ज्यादा सही रहेगा। तो साउथ में आप देखेंगे तो ब्राजील जो है उरुग्वे से लगेगा, इधर थोड़ा सा और आगे आएंगे जब आप यहाँ देखेंगे तो पराग्वे से ब्राजील की बाउंड्री शेयर होगी, और बोलीविया से फिर यहाँ पे देखिए ये इसके दक्षिण पश्चिमी हिस्से पर जो है ब्राजील के बोलीविया है, और पश्चिम में आपको पेरू जो है ब्राजील से बाउंड्री जो है बनाता हुआ दिखेगा। यहाँ पर देखिए पेरू यहाँ तक है। पेरू के बाद कोलंबिया नाम का एक देश है ब्राजील के जो है उत्तर पश्चिम में, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर वेनेजुएला जो है ब्राजील के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। फिर उत्तर में आ जाएंगे आप तो गुयाना और सूरीनाम अपनी बाउंड्री शेयर करेंगे ब्राजील के साथ। देखिए यहाँ पर सूरीनाम और ये रहा गुयाना, ठीक है। और उसके बाद फ्रेंच गुयाना नाम का भी एक देश है जो ब्राजील के साथ उत्तर में अपनी बाउंड्री शेयर करता है, जो यहाँ पर जो है ये देखिए लोकेट हो रहा है। तो आई होप आपको ब्राजील के आसपास के जो कंट्रीज हैं वो याद हो गए होंगे। उत्तर से एक बार रिवाइज कर लीजिए, तो उत्तर से फ्रेंच गुयाना, सूरीनाम, गुयाना, वेनेजुएला, कोलंबिया, पेरू, फिर बोलीविया, पराग्वे, उरुग्वे, और यहाँ पर आप महत्वपूर्ण रूप से देखेंगे कि अर्जेंटीना नाम का देश भी ब्राजील से अपनी बाउंड्री शेयर कर रहा है। और ये कहाँ शेयर कर रहा है, तो यहाँ पर देखिए ये वाला हिस्सा ब्राजील का जो है अर्जेंटीना से भी बाउंड्री बना रहा है। तो इतने देश जो है ब्राजील से बाउंड्री शेयर करने वाले वो आपको याद रखने चाहिए। स्क्रीन पर दिख रही तस्वीरें भारतीय प्रधानमंत्री का रियो डी जेनेरिया के अंदर जो उनका जो जहाज है वो लैंड किया, और वहां पर उनके हो रहे स्वागत की जो है तस्वीरें यहाँ पर दिख रही हैं। ब्राजील की तरफ से जो ऑफिशियल्स हैं प्रधानमंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के अपने प्लेन से यहाँ पर उतरते हुए तस्वीर, और प्रधानमंत्री का प्लेन जब लैंड करता है रियो डी जेनेरियो के अंदर तो वहां की ये तस्वीर आपको
जो है काफी मनमोहक लग सकती है। दोस्तों इस तस्वीर के अंदर देखेंगे ब्राजील के 19वें शिखर सम्मेलन की जो G20 का 19वां शिखर सम्मेलन है उसकी अध्यक्षता कर रहे ब्राजील के राष्ट्रपति, इनका नाम है इनेसियो लूला दा सिल्वा। ठीक है, इनको लूला के नाम से जाना जाता है, लूला डी सिल्वा। ठीक है, ये ब्राजील के फिलहाल के राष्ट्रपति हैं और यही इस मीटिंग को होस्ट कर रहे थे और इन्हीं के जस्ट बगल में बैठे हुए हैं भारत के प्रधानमंत्री और इनके प्रधानमंत्री जी के जस्ट बगल में बैठे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन। तो आप समझ सकते हैं कि भारत को G20 के अंदर क्या कद प्राप्त है। ठीक है, तो दोस्तों ये प्रधानमंत्री जी G20 मीटिंग को अटेंड करते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं। यहाँ पर मैं बात करूंगा कि पहले दिन पीएम मोदी की 6 देशों के नेताओं से द्विपक्षीय बातचीत हुई। मैंने आपको पहले ही बताया कि G20 समिट के दौरान जो भी देश जाते हैं वो सभी आपस में एक दूसरे के साथ द्विपक्षीय वार्ता करते हैं। तो भारत का इन 6 महत्वपूर्ण देशों के साथ जो द्विपक्षीय वार्ता G20 सम्मेलन के दौरान हुई उनमें यहाँ पर दिख रहा है कि किन किन राष्ट्राध्यक्षों के साथ भारत की जो है बायलैटरल मीटिंग हुई है। यहाँ पर देख लीजिए ब्रिटेन के पीएम हैं कीर स्टारमर के साथ इनकी बातचीत हुई। भारत और यूके के बीच जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उस पर नए सिरे से बातचीत हुई। पीएम मोदी ने मैनचेस्टर और बेलफास्ट में 2 नए वाणिज्यिक दूतावास खोलने की भी घोषणा की। इस सम्मेलन के दौरान देखिए ये प्रगति आप लोगों को ध्यान में रखनी होगी जो है ब्रिटेन और भारत के बीच। फिर फ्रांसीसी समकक्ष के साथ जो इमैनुअल मैक्रोन है फ्रांस के राष्ट्रपति, उनके साथ प्रधानमंत्री मोदी की बातचीत हुई जिसमें मोदी जी ने पेरिस ओलंपिक और पैरा ओलंपिक की सफल मेजबानी के लिए इनकी तारीफ की और भारत फ्रांस के बीच जो द्विपक्षीय साझेदारी है उसमें भी मजबूती लाने पर एक दूसरे के साथ चर्चा हुई। फिर जो है पीएम मोदी की इटली के जो प्रधानमंत्री हैं जॉर्जिया मेलोनी जी, उनके साथ इनकी बातचीत हुई और इनके टर्म्स काफी बहुत अच्छे हैं। एक दूसरे के साथ काफी फ्रेंडली जो है रिलेशन रखते हैं दोनों और कई बार मजाक में एक दूसरे के साथ मीम भी जो है एक दूसरे के मीम भी वायरल होते रहते हैं, आपने देखा होगा। तो यहाँ पर इन्होंने 2 साल में 5वीं मुलाकात हुई इनकी। व्यापार, इन्वेस्टमेंट, विज्ञान, तकनीक, क्लीन एनर्जी, स्पेस और डिफेंस पर जो है इटली और भारत के राष्ट्राध्यक्षों के बीच बात हुई। यहाँ पर पीएम मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जो नए बने हैं प्रबोवो सुबियांतो, उनके साथ इन्होंने बातचीत की और मोदी जी ने सुबियांतो ने मोदी से डॉक्टर्स भेजने के लिए कहा। अच्छा जो है मेडिकल के क्षेत्र में इनको मदद चाहिए भारत से। व्यापार, इन्वेस्टमेंट, रक्षा, सुरक्षा और पर्यटन और स्वास्थ्य पर भी बातचीत हुई पीएम मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के बीच। फिर यहाँ पर पीएम मोदी और नॉर्वे के पीएम जोनास स्टोर के साथ इनकी बातचीत होती है। पीएम मोदी ने कहा कि हमारी आर्कटिक जो नीति है भारत नॉर्वे के संबंध उससे मजबूत हुए हैं। निवेश संबंधों पर इन्होंने बातचीत की, खासकर रिन्यूएबल एनर्जी और ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में नॉर्वे और भारत के राष्ट्राध्यक्ष ने बातचीत की। भारत के प्रधानमंत्री ने पुर्तगाल के पीएम लुइस मोंटेनेग्रो के साथ बातचीत की। इनमें इन्होंने आर्थिक संबंधों को और ज्यादा मजबूती देने पर चर्चा की। साथ ही रिन्यूएबल एनर्जी और ग्रीन हाइड्रोजन में भी एक दूसरे के साथ ज्यादा सहयोग की बातचीत की। तो आई होप दोस्तों यहाँ पर G20 मीटिंग के दौरान भारत के राष्ट्राध्यक्ष दुनिया के अन्य किन देशों के साथ जो अपनी बायलैटरल मीटिंग है उन्होंने किया, ये यहाँ पर आपको समझ आया होगा। पर स्क्रीन पर दिख रही कुछ तस्वीरों के माध्यम से कुछ और चीजें आप समझ पाएंगे। देखिए तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती हैं। ये संचार का एक गैर मौखिक साधन होता है जिसमें सिर्फ तस्वीरें देखकर आप समझ सकते हैं कि एक दूसरे के बीच किस तरह से रिलेशन शेयर करते हैं जो है आपस में राष्ट्राध्यक्ष। तो जो बाइडेन के साथ में जो है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ पर बातचीत करते हुए और ऑस्ट्रेलिया के जो पीएम है उनका भारत के प्रधानमंत्री जी के साथ किस तरह के टर्म हैं यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। और जॉर्जिया मेलोनी जी के साथ यहाँ पर और लूला डी सिल्वा के साथ प्रधानमंत्री जी की तस्वीर और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के साथ कीर स्टारमर जो ब्रिटिश पीएम हैं उनके साथ इनकी तस्वीरें आपको काफी कुछ बयां करती हुई नजर आ रही हैं। देखिए इसमें ये होता है कि ये तस्वीरें आपको बताती हैं कि एक दूसरे के साथ किस तरह का रिलेशन शेयर करते हैं दोनों देश। ठीक है।
बाद अब आइए मुख्य मुद्दों की तरफ फिर से लौट चलते हैं और यहाँ पर सबसे पहले इस न्यूज़पेपर की कटिंग के माध्यम से हम देखेंगे कि G20 समिट में भारत के प्रधानमंत्री जी ने अपनी स्पीच के अंदर 5 बड़ी बातें क्या कही हैं। पहली बात है भूख, भुखमरी और गरीबी के खिलाफ एकजुटता के लिए ब्राजील की पहल का इन्होंने समर्थन किया, जो न्यूज़पेपर की कटिंग के अंदर भी मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ पर इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ जिससे आपको एक नोट्स के फॉर्म में समझ में आ जाए कि प्रधानमंत्री जी ने G20 में अपनी स्पीच में क्या मुख्य बातें कही थी। यहाँ पर देखिए मैंने न्यूज़पेपर की कटिंग के अंदर डिस्कस किया था कि एक पृथ्वी, एक परिवार और भविष्य जो है इस समिट में भी उतना ही प्रासंगिक है। जो 18वें G20 शिखर सम्मेलन जो भारत के अंदर आयोजित हुआ था, ये उसकी थीम थी। ठीक है। तीसरी बात उन्होंने कहा कि G20 में अफ्रीकन यूनियन को शामिल कराया, बाकी प्रशासनिक संस्थानों में ऐसे ही सुधार करेंगे, ये प्रधानमंत्री जी ने अपने तरफ से कहा है। और साथ ही देखिए यहाँ चौथी बात क्या है, जंग की वजह से दुनिया में खाद्य तेल और उर्वरक का संकट पैदा हुआ, ग्लोबल साउथ पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ा। इस पर यहाँ पर प्रधानमंत्री जी ने ग्लोबल साउथ की वकालत की और दुनिया में हो रहे जो युद्ध है उनको समाप्त किए जाने की अपील जो है दुनिया से किया है। देखिए G20 समिट तभी सफल होगी जब हम ग्लोबल साउथ की चुनौतियों और उसकी प्राथमिकताओं की ओर ध्यान देंगे। ये प्रधानमंत्री जी ने जो स्पीच दी G20 सम्मेलन के दौरान, उनकी 5 बड़ी बातें थी। अब देखिए यहाँ पर G20 का जो सम्मेलन हुआ, ठीक है, उसमें 6 बड़ी बातें क्या निकल कर आई, यानी कि आउटकम क्या रहा G20 शिखर सम्मेलन जो है 2024 का, जो ये 19वां शिखर सम्मेलन ब्राजील के अंदर आयोजित हुआ। तो देखिए उसका आउटकम क्या रहा। देखिए यहाँ पर पहले तो यूक्रेन युद्ध पर बात हुई, रूस का नाम लिए बगैर शांति की अपील की गई। ठीक है, इस सम्मेलन के दौरान पहली महत्वपूर्ण बात। दूसरी, मिडिल ईस्ट के अंदर जो गाजा और इजराइल और लेबनान के बीच जो कुछ हो रहा है, उस पर गाजा और लेबनान में सीजफायर की अपील की गई और नागरिकों की सुरक्षा पर जोर देने की बात की गई। तीसरा, जलवायु परिवर्तन पर चर्चा नहीं हुई इस सम्मेलन के दौरान। ठीक है, और मैं आपको एक चीज बता दूं कि पैरेलल यहाँ पर कॉप कॉप 29 जो जलवायु परिवर्तन सम्मेलन है, वो अजरबैजान के अंदर, अजरबैजान की जो राजधानी है बाकू, वहां पर आयोजित हो रहा है और 22 तारीख को ये सम्मेलन समाप्त होने वाला है, यानी कि कल। तो कॉप 29 के दौरान क्या हुआ, अगर ये आप देखना चाहते हैं या आप समझना चाहते हैं, तो इस वीडियो के जस्ट बाद एक और वीडियो इस चैनल पर अपलोड होने वाला है जो कॉप 29 से ही संबंधित है, तो उसको आप जरूर देखिएगा। तो देखिए जलवायु परिवर्तन पर कॉप 29 आयोजित हो रहा है पैरेलल, उसके बावजूद G20 सम्मेलन के दौरान जो है जलवायु परिवर्तन पर कोई चर्चा नहीं होती है। ये अपने आप में हम एक विफलता जरूर कह सकते हैं जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर। चौथी बड़ी बात हुई ज्यादा अमीरों पर टैक्स। अर्जेंटीना के विरोध के बावजूद अरबपतियों पर 2% टैक्स लगाने का प्रस्ताव इस सम्मेलन में रखा गया। साथ ही भूखमरी और गरीबी के खिलाफ वैश्विक गठबंधन जो है 2030 तक 50 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालने का लक्ष्य रखा गया। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, जो है दुनिया को भूखमरी और गरीबी से निकालने के लिए एक वैश्विक गठबंधन बनाने की अपील जो है ब्राजील ने किया है इस सम्मेलन के दौरान। तो ये एक विशेष आउटकम है इस सम्मेलन का। और छठा, इस सम्मेलन में क्या हुआ कि यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में सुधार की मांग जो है की गई। इस सम्मेलन के दौरान लगातार अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका और कैरिबियाई देशों का जो प्रतिनिधित्व है वो यूएनएससी के अंदर नहीं है, तो इसलिए यूएनएससी के अंदर सुधार किए जाने की बात जो है यहाँ पर की गई। यूएनएससी क्या है, तो यूनाइटेड नेशन जो है उसी का एक महत्वपूर्ण अंग है, सुरक्षा परिषद यूनाइटेड नेशन की, उसी के अंदर सुधार किए जाने की बात की गई, जिसमें 5 परमानेंट मेंबर हैं जो दुनिया के बड़े फैसले होते हैं, ये 5 परमानेंट मेंबर हैं लेते हैं और इन पांचों के पास वीटो पावर है। ठीक है, दुनिया के किसी भी मुद्दे को ये अगर एक देश भी सहमत नहीं है तो यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर वो मुद्दा पास नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसलिए 5 से अधिक परमानेंट मेंबर किए जाने की पूरी दुनिया वकालत कर रही है और सबसे पहले जो है इसमें भारत को एक छठे मेंबर के रूप में शामिल किए जाने पर दुनिया के अधिकांश देश एकमत है। ठीक है, तो ये 6 महत्वपूर्ण बातें रही G20 शिखर सम्मेलन के दौरान। तो G20 शिखर सम्मेलन 2024 का एजेंडा क्या रहा, तो भूखमरी और गरीबी के खिलाफ एकजुटता, दूसरा सरकारों के कामकाज में सुधार और तीसरा रहा सस्टेनेबल डेवलपमेंट और ऊर्जा के बेहतर विकल्प। तो आप ध्यान रखिएगा कि G20 शिखर सम्मेलन के दौरान किन किन महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात हुई, आउटकम क्या हुआ, ये सारा यहाँ पर मैंने आपको समझा दिया। दौरान हम आगे बढ़ते हैं तो ये देखते हैं कि इस सम्मेलन में खास पॉइंट क्या रहे जो आपको याद रखने चाहिए।
तो पहला पॉइंट जो मैं बार बार डिस्कस कर चुका हूं, बात कर चुका हूं, अफ्रीकन यूनियन के 54 देशों का जो यूनियन है अफ्रीका कॉन्टिनेंट का, अफ्रीकन यूनियन वो पहली बार फुल टाइम मेंबर के रूप में इसी सम्मेलन जो 19वां ब्राजील के अंदर हुआ उसमें पहली बार हिस्सा ले रहा है। ठीक है, 7 नॉन मेंबर शामिल हो गए हैं, तो हिस्सा लिया है इन्होंने नॉन मेंबर, जिसमें मिस्र, अंगोला, यूएई, नाइजीरिया, नॉर्वे, पुर्तगाल और सिंगापुर ये सब G20 के जो सदस्य नहीं है, फिर भी इन्होंने हिस्सा लिया। और थीम जो है G20 शिखर सम्मेलन की आप लोगों को याद रखनी है 2019 की, बिल्डिंग अ जस्ट वर्ल्ड एंड अ सस्टेनेबल प्लेनेट। ठीक है, अब 2023 के अंदर जो 18वां G20 का शिखर सम्मेलन भारत के अंदर हुआ था 9 से 10 सितंबर 2023 में नई दिल्ली में, वहां पीएम मोदी अध्यक्ष थे, वसुधैव कुटुंबकम थीम थी, जिसमें एक धरती एक परिवार इसकी बात की गई थी। तो इस सम्मेलन के दौरान क्या खास रहा था, ये आप वीडियो को पॉज करिए और समझ लीजिए और आगे बढ़िए। और यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात मैं बता दे रहा हूँ, भारत के अंदर जो G20 का 18वां शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था उसमें 54 देशों के अफ्रीकी यूनियन को G20 के अंदर ऑफिशियली शामिल कर लिया गया था। ठीक है, लेकिन मीटिंग इन्होंने पहली ये वाली अटेंड की, 19वां शिखर सम्मेलन G20 का ब्राजील के अंदर जो हो रहा है। दोस्तों अब आइए इस वीडियो के अंदर हम G20 की स्थापना से रिलेटेड कुछ बात कर लेते हैं। तो G20 की स्थापना दोस्तों 26 सितंबर 1999 को हुई थी और फाउंडिंग मेंबर G7 के कंट्रीज थे, इनको G7 कहा गया। कौन कौन से देश थे? अमेरिका, इटली, जापान, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन और कनाडा। इन देशों ने मिल करके G20 की स्थापना की थी। कब? 26 सितंबर 1999 को। ये बात आप लोगों को याद रखनी थी। ठीक है, इस संगठन की स्थापना के पीछे का मकसद जो था वो दुनिया की अर्थव्यवस्था को ठीक से चलाने के लिए सदस्य देशों में एक मत कायम करना था। ठीक है, दुनिया की अर्थव्यवस्था में G20 देशों की 80% से भी ज्यादा हिस्सेदारी है। तो आप ये समझ सकते हैं कि दुनिया के जो सबसे बड़े बड़े, सबसे अमीर अमीर देश हैं और दुनिया की अर्थव्यवस्था में जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, उनमें जो सबसे बड़े 20 देश हैं वे सभी G20 के जो है मेंबर हैं वर्तमान में, लेकिन फाउंडिंग मेंबर ये रहे हैं, ये याद रखिएगा आप लोग। और इसकी स्थापना कब हुई ये भी ध्यान रहे। और सदस्य देश कौन कौन है यहाँ पर देख लीजिएगा, अमेरिका, इटली, जापान, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, कनाडा, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, चाइना, भारत, इंडोनेशिया, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, साउथ कोरिया, यूरोपियन यूनियन और अब ये रहा एक अफ्रीकन यूनियन। तो अब इसे आप कह सकते हैं G20 प्लस। ठीक है, देखिए 19 देश और एक अफ्रीकन यूरोपियन यूनियन पहले था, तो ये G20 बनते थे। अब अफ्रीकन यूनियन के भी शामिल हो जाने से +1 हो गया है। तो वैसे तो 54 देश हैं, लेकिन अफ्रीकन यूनियन के नाम से हैं तो एक और, तो G21 अब ये हो सकता है G21। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान में रखिएगा। G20 संगठन जो है उस पर हम अब विस्तार पूर्वक बात करेंगे, तो ध्यान रखिएगा। इस कंटेंट को इसलिए मैं शामिल कर रहा हूं, यदि आप यूपीएससी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो आपको मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से और इंटरव्यू के लिहाज से ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये कंटेंट। और अभी तक जो मैंने डिस्कस किया वो समग्र रूप से कई एग्जाम्स के मेंस, प्री, इंटरव्यू हर जगह काम आ सकता है। तो इस वाले सेक्शन को थोड़ा विशेष तौर से देखिएगा। देखिए G20 एक बहुपक्षीय मंच है जिसमें दुनिया के 19 देश और यूरोपीय संघ शामिल है और अब एक अफ्रीकन यूनियन हो गया है, तो इसको मत भूलिएगा। अब G20 दोस्तों वैश्विक आर्थिक और वित्तीय स्थिरता, सतत विकास, समकालीन अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा और समाधान के लिए बनाया गया एक अंतरराष्ट्रीय मंच है। यह विकसित और विकासशील देशों के बीच एक संवाद का महत्वपूर्ण माध्यम है। जब दुनिया के विकसित और विकासशील देश मिलते हैं और आपस में एक दूसरे से बातचीत करते हैं, तो इसकी स्थापना जैसा कि मैंने पहले ही बताया 26 सितंबर 1999 में हुई। इसका स्थापना के पीछे का महत्वपूर्ण उद्देश्य जो है 1997-98 की एशियाई वित्तीय संकट जैसी समस्याओं से बचाव के लिए वैश्विक आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना था। प्रारंभ में यह दोस्तों केवल वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों का मंच हुआ करता था, लेकिन बाद में धीरे धीरे ये दुनिया के जो देश हैं G20 के मेंबर हैं उनके राष्ट्राध्यक्षों का मंच बन गया। और हालांकि अभी वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों का मंच ये बना हुआ है। दोस्तों इस G20 की स्थापना के बाद 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के बाद G20 जो है प्रमुख
विश्व के नेताओं के लिए मंच बन गया, जो मैंने पहले ही बता दिया। इसके बाद दोस्तों हर साल G20 के राष्ट्राध्यक्षों का शिखर सम्मेलन आयोजित होने लगा 2008 के बाद से, ये चीज ध्यान रखिएगा। यह मंच धीरे धीरे आर्थिक मुद्दों के साथ साथ जलवायु परिवर्तन, सतत विकास, वैश्विक स्वास्थ्य और तकनीकी सहयोग जैसे विषयों पर भी ध्यान केंद्रित करने लगा। यानी कि अब G20 के नेता सिर्फ वित्तीय विषयों पर नहीं, दुनिया के हर एक मुद्दे पर बात करने लगे हैं। G20 में 19 देश, यूरोपीय संघ और अफ्रीकन यूनियन शामिल हैं और G20 की मेंबर कंट्रीज के बारे में मैं पहले ही बात कर चुका हूं, तो ये देख लीजिएगा, इतने मेंबर कंट्रीज हैं। G20 जो है 85% GDP और 75% वैश्विक व्यापार तथा 60% जो विश्व की जनसंख्या है उसका प्रतिनिधित्व करता है। तो ये महत्वपूर्ण है, आप लोग याद रखिएगा। यह मंच दोस्तों विकसित और विकासशील देशों की समस्याओं और समाधानों को एक साथ लाने का काम करता है। G20 का याद रखिएगा, कोई स्थायी सचिवालय नहीं है। हर साल सदस्य देश रोटेशन के आधार पर अध्यक्ष बनते हैं, ठीक है, रोटेट होता रहता है मेंबरशिप। अध्यक्ष देश विभिन्न बैठकें और शिखर सम्मेलन आयोजित करते रहते हैं। स्लाइड के अंदर आपको G20 के कार्यप्रणाली और उद्देश्यों के बारे में ध्यान रखना है। तो वैश्विक आर्थिक स्थिरता, वित्तीय संकटों को रोकने और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए काम करता है G20। साथ ही सतत विकास यानी कि गरीबी उन्मूलन, हरित ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन के खिलाफ जो है कदम उठाता है G20। साथ ही स्वास्थ्य और शिक्षा पर भी ध्यान देता है, स्वास्थ्य और शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए काम करता है। तकनीकी सहयोग में डिजिटल अर्थव्यवस्था और साइबर सुरक्षा पर भी ध्यान केंद्रित किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में व्यापार असमानताओं को कम करने और मुक्त व्यापार को प्रोत्साहित करने पर भी ध्यान देता है G20। ठीक है, तो आई होप G20 की कार्यप्रणाली और उद्देश्य आपके समझ आए होंगे। दोस्तों अब आज के वीडियो की अंतिम स्लाइड के अंदर हम बात करते हैं भारत के लिए G20 जरूरी क्यों है, यानी कि भारत के लिए ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है। तो देखिएगा, वैश्विक नेतृत्व, एक तो G20 भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी नेतृत्व क्षमता दिखाने का अवसर प्रदान कर देता है। ठीक है, तो ये भारत के लिए वैश्विक मंच के रूप में काम करता है, जिससे भारत वैश्विक नेता के तौर पर जो है कंसीडर किया जाने लगे। आर्थिक लाभ, तो दोस्तों भारत को निवेश आकर्षित करने और अपने हितों के अनुसार वैश्विक आर्थिक नीतियों को प्रभावित करने का मौका इस मंच से मिल जाता है। साथ ही विकासशील देशों की आवाज जो है, भारत विकासशील देशों के मुद्दों जैसे गरीबी, जलवायु परिवर्तन, डिजिटल विभाजन को प्रमुखता देने में मदद करता है। इसीलिए दोस्तों प्रधानमंत्री बात करते हैं किसकी, ग्लोबल साउथ की। ठीक है, किसकी बात करते हैं, ग्लोबल साउथ की। तो विकासशील देशों की आवाज भारत बनना चाहता है, इसलिए जो है ये मंच और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तकनीकी सहयोग, तो दोस्तों डिजिटल अर्थव्यवस्था, हरित ऊर्जा, स्वास्थ्य क्षेत्रों में अंतरराष्ट्रीय साझेदारी को प्रोत्साहन मिलता है जो है G20 शिखर सम्मेलन के दौरान, जब भारत तकनीकी मुद्दों पर एक दूसरे के साथ सहयोग करता है। कूटनीतिक प्रभाव, दोस्तों भारत को वैश्विक शक्तियों के साथ संबंध मजबूत करने और अपनी भू राजनीतिक स्थिति सुदृढ़ करने के लिए G20 भारत को एक मंच प्रदान कर देता है। देखिए, अभी जब वीडियो के अंदर मैं तस्वीरें आपको दिखा रहा था कि जो बाइडेन के साथ प्रधानमंत्री का बैठना और दुनिया के सभी राष्ट्राध्यक्षों के साथ एक उनकी पर्सनल बॉन्डिंग का दिखना, ये क्या डिनोट करता है। देखिए, कूटनीति के क्षेत्र में ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो प्रधानमंत्री की इंटरपर्सनल स्किल होती है, जो दुनिया के जो देशों के राष्ट्राध्यक्षों से व्यक्तिगत संबंध बनाने की जो प्रधानमंत्री जी की कला है, वो निश्चित तौर पर भारत को एक ऊंचाई पर जरूर ले जाता है। ठीक है, तो ये समग्र रूप से G20 भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण था, ये हमने 5 बेसिक पॉइंट्स में डिस्कस किए। इन पॉइंट्स को आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो G20 के सम्मेलन के दौरान या G20 क्या है और भारत के लिए G20 क्या महत्वपूर्ण है, सभी मुद्दों पर हमने इस वीडियो के अंदर समग्रता से बात की। आई होप वीडियो देखने के बाद आपको जरूर अच्छा लगा होगा ये जानकारी, कि आपको कुछ अच्छा और इंफॉर्मेटिव सीखने को जरूर मिला। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद, भारत माता की जय।